आज हम गंगाराम पटेल और बुलाखे नाई की यात्रा का चौथा पड़ाव औरत एक पहेली को पढ़ेंगे। यात्रा के चौथे पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखे नाई एक नए शहर में पहुंचे। हमेशा की तरह बुलाखे नाई बाजार में खाने पीने का सामान खरीदने गया। इस बार उसने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह व्यक्ति जान बचाने के लिए भाग रहा था। यह दृश्य देखकर जब वह अपने पड़ाव पर वापस आया तो उसने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया। भोजनावधि से निवृत्त होकर बुलाखे ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया और बुलाखे को इस रहस्य के बारे में बताते हुए बोले, बुलाखी, गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बहुत सुंदर और सुशील थी। जब वह धर्मसेन के घर में बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन अपनी पत्नी के साथ गंगा में नौका विहार कर रहे थे तो उनकी नौका गंगा के भंवर में फंस गई और भंवर में चक्कर काटने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौके का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाक्रम करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार उसके कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपने दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असहनीय हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था, वैसी हालत हो गई कि दो महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को कहीं हुई सब मन मारकर सो जाती थी। अतः जब वह व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने काम वासना को शांत करने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मेरा दीवान था, सुंदर था। उसने जया के मकान के सामने जाकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहले ही नजर में जया के मन में उतर गया। जब मनिहारे ने जया का कोल हाथ में लेकर पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहना उसे ढानिया सुनकर जया के मुंह से बरबस से निकल पड़ा, जैसे रंग की चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हो। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। उन्हें बोले, बुलाखे दिन से कैसे उस मनिहारे और जया की सुमत स्थापित हो गई, एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहार को अपने पति का स्थान पात्र बना लिया और उसी से अपने मनिहार चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के अधिक चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसी को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से चर्चा गालियों में फैलने लगी। व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच वे संबंध रखने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वे जया को देने के लिए ढेर उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर टनकती रही और रात को बाहर ना किया। इस पर लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचा कहीं मेरी उपस्थिति में पति किसी के साथ संबंध तो नहीं बन गए, लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसे ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते घर में ठहरने के बाद एक दिन उसकी पत्नी से कहा, प्रिया, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूँ भी तो क्या, व्यवस्था है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। यह सुनकर जया ने भ्रुकुटी चढ़ाते हुए पूछा, तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हैं क्या? लक्ष्मीदत्त बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ 1 हफ्ते भर का काम है, 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊँगा। जया बोला, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पत्नी का आश्वासन देकर लक्ष्मीदत्त दूसरे दिन व्यापार के बहाने बाहर निकल गया, पर वह शहर से बाहर नहीं गया। सारा दिन अपने एक मित्र के यहाँ बिताया। रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुँचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। वह उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुँच गया। दबे पाँव अपने मकान की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झाँक कर उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका समूचा क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के तरफ जया उस मनिहारे की हाथ छींटी हुई से कह रही थी, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ जाया करो, ये वे 1 हफ्ते बाहर रहने के लिए गए हैं, किंतु मैं जानती हूँ 2 हफ्ते से पहले लौटेंगे नहीं। मनिहारी बोला, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग संबंधों पर संदेह करने लगे हैं, अतः हमारे लिए अभी उचित है कि या तो अपने सदैव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कंटक से देव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। जब बोली यह उपाय ठीक रहेगा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विस्तार करना होगा।
वह सुनकर लक्ष्मीदत्त ने उसी समय निर्णय लिया कि आज की रात की आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते पर नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते से वह पुनः छत पर चला और उस खंजर के नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसे सोते हुए मनिहारी की गर्दन ने डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर आ गया। सुबह जब जागी तो उसने प्रेमी को मरा हुआ पाया। देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर में बरामद हो गई तो निश्चय ही वह तैयारी समझी जाएगी। इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उसे एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा में बहा आई। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि तत उसने अपने प्रतिद्वंदी से तो पीछा छुड़ा ही लिया था। अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। नियोजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। सास पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उससे वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजन उपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। लक्ष्मीदत्त बोला, हाँ, लेकिन जल्दबाजी मैंने दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। तुम ऐसा करो कि करके सारे उपहार कमरे में ले और बोरियां खोलकर उन्हें वैसे ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की बात सुनकर वह बाहर गई और दरवाजे के पास से एक बोरी उठानी चाहिए, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। इस पर वह बोल पड़ी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही। एकाएक लक्ष्मी के मुख से निकल गई, यह बोरी मनिहारी की लाश से तो ज्यादा भारी नहीं है जिसे तुम उठा गंगा नदी में बहाई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी स्तब्ध सी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया। उसके पति ने उसके मनिहारी के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाने बिना न मानेगा। इसे पहले कि यह नगर कोतवाल को उस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वह तलवार रखी हुई थी, जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उस कमरे की ओर भाग, किंतु ज्यादा ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और म्यान से खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात चंडाल बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था, पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जिया उसके पीछा कर रही थी। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब तो तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। बुलाकी नाई बोला, हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सो जाइए और मैं भी सोता हूँ। यह सुनकर बुलाकी नाई अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया।